हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में एडमिशंस और कन्फेशन से रिलेटेड होंगी। ये आज की वीडियो और जो आगे आने वाली वीडियो हैं वो भी, लेकिन आज हम जिस पर्टिकुलर सेक्शंस की बात करेंगे वह है धारा 17 और 18 की। ये जो धारा 17 और 18 है, मतलब कुल मिलाकर ये जो एडमिशंस और कन्फेशन वाला टॉपिक है, तो ये इस अधिनियम के अध्याय 2 के तथ्यों की सुसंगति के विषय में और भाग 1 में आता है। फ्रेंड्स, हम आपके सामने कुछ ऐसे प्रश्न ला रहे हैं जो प्री में और मेंस में पूछे जाते हैं। बहुत ही ये जो चैप्टर शुरू होने वाला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। सो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं और कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं इस बारे में। जैसे आपके सामने जो पहला प्रश्न है वो है स्वीकृति क्या है। दूसरा प्रश्न है स्वीकृति कितने प्रकार की होती है। तीसरा प्रश्न है स्वीकृति किन व्यक्तियों द्वारा की जाती है। चौथा प्रश्न है स्वीकृति किन परिस्थितियों में की जाती है। पांचवा प्रश्न है स्वीकृति का साक्षिक मूल्य क्या है। छठा प्रश्न है स्वीकृति कथनों में से कितने कथनों तक साबित किया जा सकता है। फ्रेंड्स, जैसा कि रोज की तरह आपके लिए मैं हमेशा मोटिवेशनल लाइन लाती हूँ जिससे कि आप एनर्जी से भरपूर रहें, आपको पढ़ने में मन लगे, अच्छा लगे। तो ये लाइन है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो लगता है कि वो कितना जल्दी पूरा हो जाए, कितना जल्दी से हो जाए, लेकिन जब वो जल्दी से नहीं हो पाता है तो हम उसको गिव अप कर देते हैं। तो मतलब ये कि हमें धैर्य बनाए रखने की बहुत ज़रूरत है, हमें पेशेंस भी होना चाहिए। अगर पेशेंस नहीं होता है तो हमें निराशा आने लगती है जब वो काम समय पे नहीं होता है। तो ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे स्वीकृतियाँ क्या है, मतलब एडमिशन क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्वीकृति वाकई में है क्या। एक जो सिंपल सी लैंग्वेज है उसमें समझने की कोशिश करेंगे। स्वीकृति मतलब क्या। स्वीकृति मतलब स्वीकार करना। क्या स्वीकार करना? अपने किए हुए कार्यों को, अपने कहे हुए कथनों को स्वीकार करना। जब हम स्वीकार कर लेते हैं, उस चीज़ को एडमिट कर लेते हैं, तो वह स्वीकृतियाँ या एडमिशंस बन जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे रोज की तरह बेयर एक्ट लैंग्वेज कि बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ है। धारा 17, स्वीकृति वह मौखिक दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कथन है जो किसी विवाद्य तथ्य, सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करती है और जो ऐसे व्यक्तियों में से किसी के द्वारा और ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जो इसके पश्चात वर्णित है। तो जब आप धारा 17 पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें 2-3 चीज़ें आपको मिल रही हैं। पहली चीज़ क्या है, इसमें स्वीकृतियों की परिभाषा बताई गई है कि स्वीकृति क्या है। ठीक है, तो स्वीकृति क्या है। स्वीकृति वह मौखिक दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कथन है। मतलब क्या है? कथन है। कैसा कथन है? जो मौखिक है या दस्तावेज है या इलेक्ट्रॉनिक रूप में लिखा गया है, कहा गया है, बोला गया है। ठीक है, और दूसरा क्या है, क्या निकल कर आ रहा है? जो किसी विवादक तथ्य, सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है। फ्रेंड्स, हम विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य के बारे में पहले ही बता चुके हैं कि फैक्ट इन इशू क्या है और रिलेवेंट फैक्ट क्या है।
तो ये जो दोनों फैक्ट के बारे में अनुमान इंगित करता है, अनुमान लगाता है। अनुमान मतलब उसके बारे में एक अनुमान बनता है कि क्या है, ये सही है, गलत है, क्या है। तो ठीक है, तो ये अनुमान कैसा होना चाहिए? फैक्ट इन इशू के बारे में होना चाहिए और रिलेवेंट फैक्ट के बारे में होना चाहिए। फिर जो और बातें निकल के आ रही हैं वो क्या है? और जो ऐसे व्यक्तियों में से किसी के द्वारा और ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जो इसके पश्चात वर्णित है। इट मीन्स ये कि जो एडमिशंस की जाएंगी वो एक कुछ पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा ही किया जाना चाहिए। कुछ निश्चित व्यक्ति हैं, उन्हीं के द्वारा किया जाना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति इसी अधिनियम में बताए गए हैं, धारा 18 में, धारा 19 में और धारा 20 में भी। और ये भी है कि ऐसी जो स्वीकृतियां हैं वो कब की जानी चाहिए। स्वीकृतियों के लिए क्या है? एक परिस्थिति है, एक सर्कमस्टांसेज है, केवल उसी में किया जाना चाहिए, अदरवाइज नहीं। तब वो स्वीकृति क्या होगी? ग्राह्य होगी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते होंगे कि स्वीकृति मतलब किसी चीज़ को स्वीकार करना। और कैसे चीज़ को स्वीकार करना? अब हम जो काम करते हैं, हमारे द्वारा जो कार्य किया गया है, जो एक्ट किया गया है, और जो हम बोलते हैं या जो हमने किसी डॉक्यूमेंट में रख लिया है। ठीक है, तो ऐसे कथनों को स्वीकार करना ही स्वीकृति है। और हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ऋण लिया किसी व्यक्ति से, ठीक है। वह व्यक्ति क्या करता है? उस व्यक्ति ये कहता है कि हाँ मैंने इस व्यक्ति से ऋण लिया। तो जैसे ही वह कहता है कि हाँ मैंने इस व्यक्ति से ऋण लिया, तो वो क्या होता है कि उसे अपने किए गए कार्य को स्वीकार किया। ठीक है, और मान लीजिए तो ये तो मौखिक हो गया कि वह कहता है कि हाँ मैंने इनसे ऋण लिया था, ये मौखिक हो गया। फिर जो इसमें एक और चीज़ बताई गई है कि दस्तावेज में कोई अंतर्विष्ट कथन होता है। दस्तावेज मतलब कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कोई डायरी है और हमने किसी से ऋण लिया और उस ऋण को हमने लिख दिया कि हमने इस व्यक्ति से ऋण लिया। तो हमने क्या किया? उस जो स्टेटमेंट को है हमने डॉक्यूमेंट के थ्रू उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ हमने इसे ऋण लिया है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि स्वीकृतियाँ क्या है। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कुछ भी अगर समझ में ना आए या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बताएं। तो हम जब धारा 17 देखते हैं तो उसमें इसेंशियल फैक्ट्स निकल कर आते हैं। कौन कौन से? पहले देखिए, इसमें केवल स्टेटमेंट की बात की गई है। ठीक है, कैसे स्टेटमेंट की? मौखिक हो, दस्तावेज हो या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो, ऐसे ही स्टेटमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड है वो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा जोड़ा गया है। मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आप इसे नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पर। फिर जो दूसरा स्टेटमेंट क्या है? जो अनुमान को इंगित करता हो। ठीक है, कैसे अनुमान को इंगित करता हो? जो विवाद्य तथ्य से हो, रिलेटेड हो, और जो सुसंगत तथ्य से रिलेटेड हो। विवाद्य तथ्य और सुसंगत तथ्य को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर क्या प्रश्न था कि यह कैसे व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है? तो ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है जो इसी अधिनियम में धारा 18, 19 और 20 के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों द्वारा किया गया हो। ठीक है, और कैसी परिस्थितियों में किया गया हो? जो इस अधिनियम में 18 और 19, 20 के अंतर्गत परिस्थितियां बताई गई हैं, दी गई हैं, केवल उन्हीं में किया गया हो। तो जब हम धारा 18, 19, 20 पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें से 7 प्रकार के व्यक्ति निकल कर आते हैं जो एडमिशंस कर सकते हैं, स्वीकृतियां कर सकते हैं, अपनी बातों को स्वीकार कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन से व्यक्ति हैं। कार्यवाही का पक्षकार। कार्यवाही का पक्षकार मतलब जो भी कार्यवाही हो रही है, जो भी सूट फाइल किया गया है,
जो भी वाद लाया गया है उसमें पार्टीज होती हैं, एक वादी होता है, एक प्रतिवादी होता है। तो ये जो वादी और प्रतिवादी हैं, इनमें से कोई भी, वही पक्षकार कहलाते हैं, वही पार्टी हैं, इनमें से अगर कोई भी व्यक्ति एडमिशंस करता है, स्वीकृतियां करता है, तो वह एक्सेप्ट की जाएंगी, वो व्यक्ति कर सकता है। फिर है ऐसे पक्षकार जो प्रतिनिधि की हैसियत में है। प्रतिनिधि की हैसियत में कैसे पक्षकार? जो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हों। कैसे चीज़ को रिप्रेजेंट करते हो? मान लीजिए कोई कार्यवाही चल रही हो और उसमें पक्षकार के तौर पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हों, अपने आप को बता रहे हो कि मैं इसका प्रतिनिधि हूँ, तब ऐसे व्यक्ति एडमिशंस कर सकते हैं। फिर चौथा है कार्यवाही में हितबद्ध व्यक्ति। जो कार्यवाही चल रही है, जो सूट फाइल किया गया है, जो कुछ भी किया जा रहा है उस सूट के संबंध में, तो अगर उस व्यक्ति का कुछ उसमें इंटरेस्ट है, कुछ हित है, तो ऐसा व्यक्ति भी एडमिशन कर सकता है। फिर पांचवा क्या है? पूर्ववर्ती हक वाला व्यक्ति। द पर्सन हैविंग प्रीवियस टाइटल। मतलब ये कि जो कार्यवाही चल रही है, भले ही उस समय उस व्यक्ति का उसमें कोई टाइटल ना हो, कुछ भी ना हो, ठीक है, लेकिन अगर वो पहले कोई टाइटल रखता था तो ऐसा व्यक्ति एडमिशन कर सकता है। पर व्यक्तियों के कथन या स्वीकृतियां, स्टेटमेंट फॉर एडमिशन ऑफ द थर्ड पर्सन। अब आप ये सोच रहे होंगे थर्ड पर्सन कौन है? थर्ड पर्सन मतलब ये कि जो व्यक्ति पार्टी नहीं है, जो सूट फाइल किया गया है वो पार्टी नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? थर्ड पर्सन। अब ये देखा जाएगा कि थर्ड पर्सन कैसे कर सकता है, ये भी बात आएगी ना। अभी तक ये था कि कार्यवाही के पक्षकार व्यक्ति जो है तो वही एडमिशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पर व्यक्तियों, एक थर्ड पर्सन की बात की जा रही है, जो दूसरा व्यक्ति है वो भी एडमिशन कर सकता है, लेकिन इसके लिए एक परिस्थिति है जो हम अभी आगे बताएंगे। फिर सातवां है मध्यस्थ की स्वीकृति। एन एडमिशन ऑफ एन आर्बिट्रेटर। मध्यस्थ जो मीडिएटर होता है, आर्बिट्रेटर होता है, उसका भी एडमिशन जो है रिलेवेंट है, ग्राह्य है, एडमिसिबल है, ठीक है। अब देखते हैं, अभी तक आपने देखा कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो एडमिशंस कर सकते हैं, वो 7 प्रकार के व्यक्ति हैं। तो परिस्थितियां भी हैं जिनमें ही जो है तो एडमिशन किया जा सकता है। देखते हैं वो कौन सी परिस्थितियां हैं। तो जब हम धारा 18 पढ़ते हैं तो इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज देखते हैं कि क्या है। वह कथन स्वीकृतियां हैं जिन्हें कार्यवाही के किसी पक्षकार ने किया हो या ऐसे किसी पक्षकार के अभिकर्ता ने किया हो जिसे मामले की परिस्थितियों में न्यायालय उन प्रश्नों को करने के लिए उस पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से प्राकृत किया हुआ मानता है। मतलब इसमें यह भी बताया गया है कि कौन से व्यक्ति कर सकते हैं और परिस्थितियों को भी बताया गया है। तो परिस्थितियां क्या होनी चाहिए? व्यक्ति तो आप जान लिए कि वो पार्टी हो, ठीक है, या पार्टी का अभिकर्ता हो, या पार्टी का क्या हो, एजेंट हो। लेकिन परिस्थितियां क्या हो? जिसे मामले की परिस्थितियों में न्यायालय उन प्रश्नों को करने के लिए उस पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से प्राकृत हुआ मानता है। मतलब ऐसी परिस्थितियां होनी चाहिए जिसमें न्यायालय ये माने कि ये व्यक्ति एडमिशन कर सकता है, उसको उस व्यक्ति को एथराइज्ड किया हुआ मानता है कि हाँ ये व्यक्ति कर सकता है। और परिस्थितियां भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें न्यायालय ये माने कि जो पक्षकार है या पक्षकार का अभिकर्ता है वह एडमिशन कर सकता है। प्रतिनिधि के रूप में वादकर्ता द्वारा ऐसा कथन तभी स्वीकृति है जब स्वीकृति करने वाला पक्षकार की हैसियत धारण करता हो। देखिए एक और परिस्थिति निकल के आ रही है कि कोई व्यक्ति जब ये कहता है कि मैं इसका प्रतिनिधि हूँ, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो कब वो कर सकता है एडमिशन?
जब वो उस कैरेक्टर को धारण करता हो, जिस समय तक ये रहे कि हाँ वो व्यक्ति प्रतिनिधि है इस समय से लेकर इस समय तक, केवल उस समय तक ही वो एडमिशन कर सकता है। जब वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेगा, प्रतिनिधि नहीं रहेगा, तो वो उसके बाद एडमिशन नहीं कर सकता। तो ये मामले की परिस्थितियां हैं, ठीक है, और केवल इसी समय स्वीकृति की जानी चाहिए। फिर है हितबद्ध पक्षकार द्वारा। अब हितबद्ध पक्षकार द्वारा कब किया जाना चाहिए? ऐसे व्यक्ति द्वारा स्टेटमेंट जब व्यक्ति हितबद्ध पक्षकार की हैसियत धारण करता हो, केवल इस समय स्वीकृति की गई हो। मतलब जब तक उसका उस सूट में कोई इंटरेस्ट हो, कोई हित हो, तभी वो उसी परिस्थिति में वो एडमिशंस कर सकता है, स्वीकृतियां कर सकता है। उस व्यक्ति द्वारा जिससे हित भी व्युत्पन्न हुआ हो। मतलब अभी तक आपने ये देखा कि ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जिसका कोई इंटरेस्ट हो वो कर सकता है, लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जिस व्यक्ति से हित उससे मिला हो, डिराइव्ड हुआ हो, व्युत्पन्न हुआ हो, तो वो व्यक्ति भी एडमिशंस कर सकता है उस समय जब स्टेटमेंट करने वाले व्यक्ति के हित के चालू रहने के दौरान। मतलब जब उसका इंटरेस्ट चालू रहता है, प्रेजेंट रहता है उस टाइम पीरियड पे, तभी वो एडमिशन कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसको नोट कर लीजिए। केस हमेशा पूछा जाता है और केस को भी ध्यान से पढ़िए। केस का नाम है अमीनी बनाम केरल राज्य 1988, सुप्रीम कोर्ट का केस है। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और इसके आगे की जो वीडियो है 19 है, 20 है, इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।